गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउस इज़ नॉट अ होम। इसके ऑथर है जैन गॉडियोसो। इन्होंने इस स्टोरी में अपने टीनेज प्रॉब्लम्स लिखे हैं। उस टाइम पे उन्होंने किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी है। तो बिना कोई देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है और स्टोरी मतलब इस लेसन का जो टाइटल है वो है हाउस इज़ नॉट ए होम। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो होम का मतलब होता है खुद का घर, जो है मतलब खुद के घर को कहा जाता है होम। वही अगर हम दूसरों घर में रहते हैं फिर रेंट हाउस में रहते हैं तो उसे हाउस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रेंट हाउस ये एक हाउस है, वेराज खुद के घर को होम कहा जाता है। होप आप इसका मीनिंग समझ चुके हो। तो ये मीनिंग समझने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, मतलब टीनेज प्रॉब्लम्स एंड मतलब ऑथर ने जिस तरह से इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करा है, उन्होंने उनके लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करा अपने साथ। तो लेसन स्टार्ट होता है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लिविंग junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange to start over as a freshman. So actually author ने अपनी जो है my first year of high school felt awkward, मतलब उन्होंने अपने मतलब उनका जो उन्होंने अपना जूनियर स्कूल छोड़कर उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, क्योंकि उनकी जो पुरानी स्कूल थी उसमें सिर्फ जूनियर स्कूल तक एजुकेशन थी। तो उन्होंने जो फर्स्ट ईयर था उनका हाई स्कूल का, उन्हें बहुत अजीब लगा, ऑकवर्ड फीलिंग हुई उन्हें। क्योंकि जो उनका जूनियर स्कूल था उन्होंने वहाँ पर उनकी बहुत सीनियरिटी थी, उन्हें मतलब अपर ग्रेड लेवल्स थे वहाँ पर उनके, मतलब अच्छे से पढ़ाई भी करते थे, उनकी सीनियरिटी थी वहाँ, जान पहचान थे। बट अब जो नए स्कूल में उन्हें एक फ्रेशमैन जैसे स्टार्ट होना था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई जानता नहीं था, उनकी कोई मतलब यहाँ पर उनके ग्रेड्स किस तरह थे, किस तरह पढ़ाई करते थे, कोई नहीं जानता, सभी नए थे। Or the school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. उनकी जो ये नई स्कूल थी वो उनके पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ी थी, मतलब बहुत बड़ी थी। और लेखक को या फिर ऑथर को ये अच्छा नहीं लगा कि उनके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो दूसरे हाई स्कूल में गए थे, पर ये जो राइटर थे इन्हें दूसरे स्कूल में रखा गया। इसका मतलब है उनके फ्रेंड्स भी सभी अलग, टीचर्स भी अलग, और उन्हें सब कुछ अलग लगा। मतलब एक न्यू सा फीलिंग था और ये उनको अच्छा नहीं लगा। उन्हें आइसोलेटेड फील हुआ क्योंकि उनके कोई क्लोज फ्रेंड्स इस स्कूल में नहीं थे। सो उन्हें उनका पुराना स्कूल बहुत याद आने लगा। आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. मतलब उनके ओल्ड टीचर्स ने उन्हें encourage करा कि कोई बात नहीं, नया स्कूल है, बट तुम नए स्कूल में भी अपना यही हौसला कायम रखना, आप अच्छे से पढ़ाई करना। इस तरह के encouragement उनके ओल्ड टीचर्स उन्हें दिया करते थे ताकि वो स्कूल के एक्टिविटीज़ में और इन्वॉल्व हो और नए नए लोगों को जान सकें। They told me that in time I would just adjust and probably end up loving my new school more than I had माई ओल्ड वन, बिकॉज जो पुराना भी उनका स्कूल था उनमें से भी उन्होंने फ्रेशमैन से ही स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, बट उन्हें अपनी पुरानी स्कूल बहुत पसंद आने लगी। इन द सेम वे उन्हें नई स्कूल भी धीरे धीरे करके वहाँ पे एडजस्ट होंगे और प्रोबेबली उन्हें नई स्कूल पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छी लग सकती है। इस तरह का मोटिवेशन उनके पुराने टीचर्स ने उन्हें दिया था। दे मेड मी अ प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, बट I took some comfort in it nonetheless. बिकॉज वो जानते थे और ऑथर को पता था कि ये टीचर जस्ट इन्हें encourage या फिर उनको मोटिवेशन देने या फिर उनको करेज देने के लिए ही ये सब कह रहे थे, तो उन्होंने उन बातों में उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तो एक संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग टेबल डूइंग होमवर्क। तो राइटर संडे आफ्टरनून था, संडे का आफ्टरनून, वो अपना होमवर्क कर रहे थे। ओके, हाई स्कूल स्टार्ट होकर ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, वो अपना होमवर्क कर रहे थे। तो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ कर अपना होमवर्क कर रहे थे। सो इट वाज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, मतलब ऑथर वाज नॉट फ्रॉम इंडिया, राइट, ही वाज फ्रॉम अदर कंट्रीज़ जहाँ स्नो गिरते रहता है एंड वहाँ पे ठंडी होती है। तो इस वजह से जो घर में है फायर जला के रखते हैं, एक फायर प्लेस कहते हैं, वहाँ पर फायर बर्न करते हैं ताकि उनको वहाँ पर गर्मी हो सके। ओके, तो उस तरह से जो है इट वॉज़ अ कोल्ड विंडी फॉल डे, वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। जो फायर प्लेस था वहाँ पर फायर जला के रखा था।
एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। मतलब ऑथर हैड अ कैट, ऑथर के पास एक कैट था जो कि उनके सारे पेपर्स के ऊपर सोई हुई थी। pouring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake। मतलब जोर जोर के चिल्लाते हुए वो कैट वहाँ पर सोई हुई थी ऑथर्स के पेपर्स के ऊपर। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was one responsible for giving her the good life। इसलिए लाइक फॉर एग्जांपल हम जानते हैं एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स, उनकी हम एक बार मदद करते हैं तो दे विल बी वेरी नाइस विथ अस। तो वो ऑनेस्टी और ईमानदारी होती है उनमें। तो उस तरह से एक बार ऑथर ने भी उस कैट की रक्षा की थी। जब वो छोटी थी, किटन थी, तब ऑथर ने उसकी जान बचाई थी। तब से उसको ये पता था कि ऑथर ही है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बच पाई, अच्छी हुई है। इसलिए वो कभी ऑथर से दूर नहीं गई है, हमेशा ऑथर के पास ही रही है। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। जो फायर है उसको मतलब ठीक से बार बार ठीक करने लगी है उसकी मम्मी, ताकि घर गर्म रहे, वहाँ पे ठंडी बहुत होती है। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट। Smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see। इसका मतलब है कि जैसे कि ऑथर की मम्मी ने फायर को स्टोक किया और वह चली गई ताकि रूम गर्म रह सके, तो ऑथर को कुछ अजीब सा स्मेल हुआ। कुछ जलता है तो कुछ अजीब सी स्मेल आती है। तो उस तरह उन्होंने नोटिस किया कि घर में स्मोक आ रहा था, जो सीलिंग थी वहाँ से स्मोक आ रहा था, और वो जो स्मोक था वो पूरी तरह से घर में फैल चुका था, ताकि उनको कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। मतलब एवरीथिंग वाज लाइक, जब स्मोक फिल हो जाती है तब कुछ भी नहीं दिखता, एवरीथिंग वाज ब्लर, दे कुड barely see anything। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard। मतलब उनके घर में जो भी था सभी फ्रंट यार्ड की तरफ भागने लगे। फ्रंट डोर को देखकर, मतलब पहचान कर वहाँ से वो भागने लगी। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading very quickly। जिसके वो बाहर आ ही रहे थे इतने जल्दी, मतलब फायर एक्चुअली अदर कंट्रीज़ में मोस्टली हाउसेस वुड की होती है, तो वुड जल्दी फायर कैच कर लेता है, तो इस वजह से वहाँ पर जल्दी फायर कैच हुआ, घर जलने लगी। जैसे ही वो बाहर आए, वो रूफ जो थी, उनकी सीलिंग, वो सब आग के लपेटों में थी। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house। वो अपने नेबर्स के पास गया ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को बुला सके और घर को बचा सके। इतने में उसने देखा ऑथर ने कि उसकी मम्मी फिर से घर के अंदर गई। फिर इस बार उसकी मम्मी एक स्मॉल मेटल बॉक्स लेकर आई जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन द क्रेज स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस। मतलब जब कोई घर जलता है दैट मीन्स अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट फाइल सभी जल जाते हैं। तो वो बचाने के लिए ऑथर की मॉम फिर से फायर के हाउस में गई। फिर उन्होंने एक मेटल बॉक्स लाया जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी। फिर वो अंदर गई क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे थे जिन्हें लाना था। ऑथर के पापा, मतलब ऑथर जब छोटा था उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। सो ऑथर की मॉम ये नहीं चाहती थी कि उनकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, लेटर्स जो भी है वो जल ना जाए, इसलिए वो फिर से घर के अंदर गई थी ताकि उन्हें सेफ़ और सिक्योर करके ला सकें। दे वर द ओनली थिंग दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। पर भी वो जानते थे कि उनके पापा की फ़ोटोज़ वगैरह उनके पास रहना इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ऑथर अपनी मम्मी की जान बचाने के लिए उनके मम्मी को मना कर रहे थे जाने के, पर भी उसकी मम्मी अंदर चले जा चुकी थी। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there." मतलब जब ऑथर उसकी मम्मी के पीछे उन्हें बचाने के लिए जाने लगे, इतने में किसी ने उनका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया था। वो कौन था? एक फायरमैन था, क्योंकि उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करा था। सो आई हैडेंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट, मतलब वो अपने मम्मी के पीछे इतने, मतलब अपनी मम्मी को जान बचाने के लिए वो इतने पैशनेट हो चुके थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब रोड पूरे फायर ट्रक से भर चुकी थी और फायरमैन आ चुके थे। जैसे कि वो अपनी मम्मी को बचाने गए, एक फायरमैन ने उनका हाथ पकड़ा और तब ये उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कह रहा था कि तुम नहीं जानते मेरी मम्मी अंदर है और अंदर आग लगी हुई है। So he held on me
वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस। उसने मुझे पकड़ा, मतलब उसने फायरमैन ने ऑथर को पकड़ा, फिर बाकी फायर फाइटर्स घर के अंदर गए ताकि वो उसकी मम्मी को बचा सके। ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई रन, ही वॉज राइट। मतलब वो फायर फाइटर्स जानता था कि ये जो इसकी ये मतलब ये ऑथर की जो सोच है कि वो अपने मम्मी को बचाने जाएगा, ये लॉजिकल नहीं था, क्योंकि वो खुद एक छोटा बच्चा था एंड वो अपने आप को फायर से नहीं बचा सकता था, इसलिए उस फायर फाइटर ने उसे पकड़ लिया था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो फायर फाइटर्स गए हैं अंदर उन्हें बचाने के लिए। ही wrapped a blanket around me and sat me down in our car, so that soon after that a fireman emerged from her house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over her and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. इसका मतलब है कि जो फायर फाइटर है उन्होंने ऑथर को एक ब्लैंकेट दिया और उन्हें कार में बैठने के लिए कहा ताकि वो वहाँ पर सेफ़ रहे। बाद में कुछ फायर फाइटर्स ऑथर की मम्मी को लेकर वापस आए। उन्हें ऑक्सीजन मास्क दिया ताकि जो फायर उन्होंने ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने उसको ऑक्सीजन मास्क दिया। फिर बाद में ऑथर अपनी मम्मी के पास गया, उनसे ज़ोर से हग कर लिया। फिर बाद में उन्हें ऑल दोज टाइम्स आई हैव आर्ग्यूड विथ हर, हेटेड हर, वैनिश्ड एट थॉट ऑफ लूजिंग हर। मतलब ऑथर जब भी अपने मम्मी पर गुस्सा करते थे या फिर फाइट करते थे, वो सब मतलब कितना भी गुस्सा करते थे पर भी वो सब चला गया था, क्योंकि उन्हें डर था अपनी मम्मी को खोने का। मतलब फिर अपने मम्मी के प्रति उनको इतना ये था। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। ओके, तो फायरमैन ने कहा, इंश्योर किया ऑथर को कि वो ओके, मतलब वो ठीक हो सकती है। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, शी इज़ जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक एंड देन ही रैन बैक टू द फायर टू फाइट द फायर while my mother and I sat there dazed. तो उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी, और उन्होंने कुछ नहीं बट कुछ ज़्यादा ही स्मोक इनहेल कर दिया था, इस वजह से ऑक्सीजन मास्क देना पड़ा। सो फिर वो फायर फाइटर वापस चला गया ताकि वो फायर को बुझा सके, आग को बुझा सके। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। उनकी आँखों के आगे जो घर था वो फ्लेम्स में फायर से जल रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। जो 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me, I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried. I was suffering loss big time. इसका मतलब है कि 5 घंटों बाद वो फायर था जो फाइनली काम डाउन हो चुका था। फिर बाद में उनका हाउस जो पूरी तरह से ऑलमोस्ट बर्न हो चुका था। फिर बाद में उनके माइंड में एक बात आई, मेरी कैट कहाँ है? क्योंकि राइटर को उनकी कैट बहुत पसंद थी पर वो दिख नहीं रही थी। तो एट ए टाइम राइटर को रियलाइज़ हुआ कि कहीं वो आग में तो नहीं जल गई। तो इस तरह का जो उन्हें आइडिया आया, मतलब वो सोचे कि कहीं मेरी कैट तो नहीं जल गई। फिर बाद में उनको ये तीनों एक साथ याद आया, क्या उनकी जो ओल्ड स्कूल थी उसका लॉस, उनके घर का लॉस, और अब उनका कैट, जो उनकी तीनों जो पसंदीदा चीज़ें थी उनके पास अभी नहीं थी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितने सैड है फिर दुख से गुजर रहे होंगे वो ऑथर। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to grandparents' house to spend the night. मतलब राइटर कुडंट इमेजिन, मतलब राइटर इमेजिन भी नहीं कर सकते उनके कैट के बिना रहने का। तो पर उन्हें इमेजिन करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन वाज लाइक दैट, उस तरह की सिचुएशन थी। वो घर के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो स्टिल डेंजरस था। तो फायरमैन ने उन्हें घर के अंदर जाने का अलाउ नहीं करा। फिर बाद में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए ताकि वो उस रात गुजार सके वहाँ पर। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो और फायरमैन के कुछ ब्लैंकेट्स थे उनके पास। नेक्स्ट डे मंडे था, तो क्योंकि संडे के दिन फायर लगी थी तो मंडे था, उन्हें स्कूल जाना था। उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने जो पहना था वही उन्होंने पहन के रखा था। फिर बाद में उस मॉर्निंग उसके पास कोई शूज़ नहीं थे,
आई हैड किक देम ऑफ वाइल आई वॉज डूइंग। जब वो होमवर्क कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे तो उन्होंने वो शूज़ को ऐसे बाजू में रख के वो लिख रहे थे। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। फायर में एक और मतलब वो भी फायर में जल गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। उनके आंट से उन्होंने टेनिस शूज़ बोरो करे। Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was it destined to be an outcast and geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or handle to life if it was going to be in this way. I just wanted to curl up and die. इसका मतलब है कि राइटर जो थे जब मंडे को उन्हें स्कूल जाना था तो उनके पास कुछ भी नहीं थे। जो कपड़े उन्होंने चर्च जाने के लिए संडे के दिन पहने थे वही थे उनके पास। शूज़ भी नहीं थे क्योंकि जब लिख रहे थे उन्होंने शूज़ को बाजू में रख दिया था और वो भी जल चुके थे फायर में। उन्होंने अपने आंट से शूज़ बोरो करे। फिर बाद में वो अपनी मम्मी से पूछने की ट्राई करना चाहते थे कि वो स्कूल ना जाए, पर उनकी मम्मी उसे सुनने वाली नहीं थी। वो चाहते थे कि वो स्कूल जाए पर उस पास कुछ भी नहीं था। बैकपैक, ना होमवर्क, ना बुक्स, ना स्कूल ड्रेस, ना शूज़। बट शूज़ उसने बोरो करे तो ही वॉज फीलिंग टोटली एम्ब्रेस्ड। फिर उन्होंने कहा कि वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड गिक ऑल माई लाइफ। मतलब राइटर वॉज फेड अप ऑफ लाइफ। ही डिडंट वांट टू हैंडल लाइफ अगर वो ऐसी चल रही थी। मतलब उनकी ओल्ड स्कूल से वो बाहर गए या फिर ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल में आना पड़ा। उनके फ्रेंड्स उसके स्कूल में नहीं थे, न्यू फ्रेंड्स थे, कोई बात नहीं करता था। कैट घूम गई थी, कैट दिख नहीं रही थी, घर जल गया था, कोई चीज़ उनके पास नहीं था। तो इस टाइम पे वो कहते थे कि आई एम फेड अप ऑफ लाइफ। मैं नहीं, अगर लाइफ ऐसी होनी थी तो आई डिडंट वांट टू लिव इट लाइक दिस। सो आई वॉकड अराउंड द स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मतलब वो अपने आप को एक ज़ॉम्बी टाइप मानने लगे। Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had been wiped away. मतलब इनसिक्योर फील करने लगे राइटर अपने आप को। उन्हें सब कुछ अजीब लगा। उन्हें पता नहीं था क्या हो सकता है या फिर उनको कोई श्योरिटी नहीं थी कि क्या हो सकता है बाद में। क्या टीचर्स अलाउ करेंगे मुझे इस तरह के फॉर्म में, या फिर होमवर्क नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से? उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। उनकी जो भी सिक्योरिटी थी वो जो जानते थे, स्कूल, फ्रेंड्स, होम और कैट, सभी उनके पास नहीं थे। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and the chemical that they have used to put out the fire. The only material thing that not destroyed were the photo album, documents, some other personal items that my mother had managed to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her. तो मतलब वो जब स्कूल से घर वापस आने लगे, उनके जो पुराने घर से जहाँ पे फायर लगी थी, जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा डैमेज हो चुका था। जो भी चीज़ें जली नहीं थी वो जो फायर रोकने के लिए वाटर और केमिकल्स के यूज़ किया गया उससे जल चुकी थी। और जस्ट जो चीज़ें बच चुकी है वो है फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल आइटम जो कि उनके मम्मी ने रेस्क्यू कर बचाया था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। ठीक है, सैड होने की कोई टाइम नहीं थी सैड होने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको रश किया था कि हम जल्दी घर जाए या फिर एक रहने के लिए एक जगह ढूंढना था। उन्हें कपड़े भी खरीदने थे स्कूल के लिए। तो उन्होंने कुछ मनी बोरो किया उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, बिकॉज उनके जो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और हर आइडेंटिफिकेशन जल चुकी थी। Okay, everything had gone up in smoke. That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. मतलब जो घर जलने के बाद जो बच चुका था उसे क्लियर किया जा रहा था उसी हफ्ते। इवन दो वी आर रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर एंड वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। पर भी लेखक राइटर ने अपने कैट के बारे में पैशन नहीं छोड़ा। उन्हें उनकी कैट को कैसे भी करके जानना था कि उसके कैट के साथ क्या हुआ। इट वॉज़ लाइक एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। तो राइटर फिर जब क्लीन कर रहे थे घर तभी भी वहाँ पे गए ताकि उन्हें कैट कहीं दिख जाए, पर उन्हें नहीं दिखे। वह उसी के बारे में सोचने लगे लेखक। In the early morning, when I would disturb her and get out of the bed, she would tag along after me, climb up my rope and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. मतलब राइटर जो
कैट थी उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, उसके साथ बिताए हुए समय को याद कर रहे थे राइटर, क्योंकि उनकी कैट उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इस वजह से राइटर को अपनी कैट की याद आने लगी। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। मतलब जो ऐसा कहता है ना कि जो बुरी खबर तो जल्दी ही फैल जाती है, उसी तरह से उनके केस में भी उनको सेम लगा। जो भी लोग थे हाई स्कूल इंक्लूडिंग टीचर्स वर अवेयर ऑफ माई फ्लाइट, मतलब उनके घर के साथ जो हुआ वो सभी जानते थे। आई वॉज एम्प्रेस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। लेखक राइटर ये प्रूव करना चाहते थे कि वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, बट उन्हें किस तरह से फेमस या फिर पॉपुलैरिटी मिली स्कूल में, क्योंकि उनका घर जल गया था। लोग उनको ऐसी नज़र देखने लगे कहीं उन्होंने तो नहीं ये काम किया। क्या यही एक वे होता है नए स्कूल में स्टार्ट करने का? बिकॉज ही वॉन्टेड अटेंशन विच वॉज गुड, लाइक लोग उनका रिस्पेक्ट करें। उनको पुराने स्कूल में जिस तरह की रिस्पेक्ट मिलती थी उस तरह उनको मिले, फ्रेंड्स बने, पर उन्हें इस तरह के फ्रेंड्स नहीं या फिर इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिली, क्योंकि सभी लोग जान चुके थे, क्योंकि उनके घर जो है फायर से जल चुकी थी। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर द जिम क्लास एट माई locker. People were miling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past 2 weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me a school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like a Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to introduce themselves. I got all kind of invitation to their houses. मतलब अगले दिन, मतलब जब उन्हें राइटर को पता था कि सभी जान चुके हैं उनका घर जल चुका है। नेक्स्ट डे स्कूल में बच्चे और ही स्ट्रेंज एक्ट करने लगे, उनके आजू बाजू घूमने लगे। फिर जब वो जिम क्लास के लिए अपने रॉकर के पास रेडी होने लगे, बच्चों ने जल्दी की कि कम फास्ट, जल्दी आओ। उसे कुछ पास्ट फ्यू वीक से उनके जो घटनाएं घटती थी उनको कुछ सरप्राइज़ नहीं लगा उसमें। फिर जैसे ही वो गया तो उन्होंने देखा कि एक बड़े टेबल पे उनके लिए सारी सप्लाइज लाइक नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, इवन कपड़े, बहुत सारे टाइप्स की। उन्हें तो ये क्रिसमस लगा, क्योंकि उस कंट्री में क्रिसमस को ही बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, तो क्रिसमस में इस तरह की गिफ्ट दी जाती है। तो उन्हें ये क्रिसमस की तरह लगा, क्योंकि जो फ्रेंड्स जो उनसे बात नहीं करते थे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगे, उससे फ्रेंड्स बनाने लगे। उसकी सारी ऐसा लगा कि सारे उसकी इमोशंस ख़त्म हो गए, क्योंकि मतलब जो उसका सैडनेस था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो फ्रेंड्स उनसे बात भी नहीं करते थे उसके लिए इतना सारा किया उन्होंने। सभी ने उसके घर में उनके घर में उसको राइटर को इनवाइट किया। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। तो उन्होंने जिस तरह से उसकी तरफ कंसर्न दिखाया उसको बहुत अच्छा लगा। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. A month later, I was at my house watching them rebuild it. But this time it was different. I wasn't alone. I was with 2 of my new friends from the school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. एक फायर की वजह से ही सही, बट राइटर को पता चला कि लाइफ कितनी अच्छी होती है। मतलब फिर 1 मंथ बाद जब वो राइटर ने अच्छे फ्रेंड्स बना लिए थे, तब वो वापस अपने घर को रिबिल्ड होता हुआ देखने के लिए गए थे। अभी अकेले नहीं थे, इनके पास 2 अपने फ्रेंड्स थे। एक फायर ही सही लेखक की इनसिक्योरिटी को उसने ख़त्म किया और लेखक के आगे एक नया वर्ल्ड खोल दिया। Now I was sitting there watching my home being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me and behind said, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. I held her. देखो आप जिस तरह से इस फ़ोटो में देख सकते हो, राइटर को अपनी कैट वापस मिल चुकी थी। ये थी राइटर की कैट, राइटर की वन ऑफ द फेवरेट कैट। मतलब राइटर क्या हुआ था कि राइटर अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे अपने घर को रिबिल्ड होता हुआ देखते हुए, तो उनको एक आवाज़ आई कि क्या ये तुम्हारा है?
तो उन्होंने पीछे पलटा, उन्होंने देखा कि एक वुमेन थी, उन्होंने उनके हाथ में राइटर का कैट था। राइटर ने एक समय न गंवाते हुए उस कैट को अपने हाथों में खींच लिया। देखो इस तरह से वो कैट था, वो कितना मतलब उसके एक्सप्रेशंस अगर आप देख सकते हो तो हाउ हैप्पी ही वॉज, ही फेल्ट सो रिलैक्स्ड, और कैट भी सो हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। उसने उस कैट को पकड़ लिया, उसके पास कर लिया, और इतना मतलब मी एंड इनटू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, मतलब वो कैट ऑरेंज कलर की थी, लाइक ऑफ ऑरेंज कलर। Okay. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. क्योंकि राइटर ने जो हुआ था उसके पास वो सब वापस आ चुके थे. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had a phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and hard worked to find out whose cat it was. मतलब राइटर इतने खुश हो चुके थे कि उन्हें उनकी कैट वापस मिल गई थी। राइटर के फ्रेंड भी वहाँ थे, उतने खुशी से जंप करने लगे। फाइनली पता चला कि वो कैट जब फायर हुआ था तो कैट इतना डर चुका था कि वो 1 माइल जितनी दूरी पर जाके भागा। उसके कॉलर पे राइटर का फ़ोन नंबर था, पर सारे फ़ोन डिस्ट्रॉय हो चुके थे फायर के कारण। पर इस वंडरफुल लेडी ने ये कर दिखाया, उन्होंने फाइंड किया कि ये नंबर किसका है। फिर उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फ़ोन डिस्ट्रॉयड थे। फिर उन्होंने बहुत मेहनत से फाइंड किया किसका है, फिर उन्होंने इसे ला कर दिया। ओके, क्योंकि वो जानते थे कि ये कैट किसी का था, मतलब ये कैट किसी का फेवरेट कैट था और कोई इसको बहुत मिस कर रहे, इसलिए उन्होंने अपनी हार्ड वर्क के थ्रू इस लड़के को उसकी कैट वापस दिलाई। एस आई सैट देयर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. Written by Zan Gordioso. This स्टोरी के राइटर हैं। तो जैसे कि राइटर को सारी चीज़ें वापस मिल चुकी थी, राइटर को अपनी कैट वापस मिल चुकी थी, राइटर को अपनी स्कूल के फ्रेंड्स मिल चुके थे, अच्छे फ्रेंड्स मिल चुके थे। जो एक स्ट्रेंजर वुमेन की जो काइंडनेस थी वो भी मिल चुकी थी, और उसकी कैट चोर के चिल्ला रही थी। इसका मतलब है कि राइटर वॉज ऑब्लिग्ड टू गेट ऑल दिस। सो राइटर की कैट, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। सो जिस तरह से राइटर की कैट वापस आई, राइटर भी अपने आप को वापस आए ऐसे मान रहे थे, क्योंकि राइटर कहीं गए नहीं थे। राइटर एक्चुअली वॉज फीलिंग हिमसेल्फ डेड बिकॉज उनकी सारी अफेक्शन, बिकॉज लाइफ विदाउट अफेक्शन इज़ यूजलेस। तो राइटर को अपना अफेक्शन वापस मिल गया था, तो वो अपनी लाइफ को वापस उसी अंदाज से जीने लगे। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई हो। सो दिस इज़ द वोकेबलरी ऑफ इट, ग्लॉसरी। इसके मीनिंग्स, सूरियल का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, ज़ॉम्बी, अ डल एंड एपैथेटिक पर्सन। तो ये इसके मीनिंग्स हैं। एंड दिस आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।